विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी की डिजिटल कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ हिंदी शिक्षक पुण्यपाल सिंह बुंदेला। मोबाइल कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इस कक्षा में मध्य प्रदेश के छतरपुर और शिवपुरी जिले के विद्यार्थी भी जुड़े हैं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। मेरे साथ जिला उत्कृष्ट विद्यालय शिवपुरी से हैं। नमस्ते, मेरा नाम शैल्या भार्गव है, कक्षा 12 सी। नमस्कार, मेरा नाम दिलीप कुशवाहा है। मैं कक्षा 12 सेक्शन बी का छात्र हूँ। हाँ, इनके साथ ही छतरपुर जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 से भी 3 विद्यार्थी जुड़े हैं। नमस्कार, मैं हूँ रजनीश रावत, कक्षा 12 जी। हाँ, नमस्ते, मैं अनिल रखवार, कक्षा 12 सेक्शन सी का छात्र हूँ। नमस्कार, मैं सोनू गौतम 12th सी का छात्र हूँ। YouTube के माध्यम से आप सभी व्यूअर्स भी जुड़े हैं और मैं समझता हूँ कि वे भी इस कक्षा के अभिन्न अंग हैं और एक कक्षा में, हिंदी की कक्षा में जो उद्देश्य होते हैं वे सारे उद्देश्य आप सभी भी प्राप्त कर सकेंगे, ऐसा मेरा उद्देश्य है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि कक्षा रटाती नहीं है, सिखाती है। वह भाषा कौशल में विद्यार्थियों को दक्ष बनाती है। तो आइए इन्हीं कौशलों को अर्जित करने के लिए अपना पाठ आरंभ करते हैं। तो आप सभी तैयार हैं? मैं पहला प्रश्न आपसे जानना चाहूंगा, सहायक वाचन का 12वीं कक्षा का पहला पाठ कौन सा है? दिलीप, आप बताएं। उत्तराखंड की यात्रा। ये किस विधा में लिखा गया है? शैलजा? यात्रा वृत्तांत विधा में लिखा गया है। हाँ, बिल्कुल सही। अच्छा, सहायक वाचन का दूसरा पाठ गौरा किस विधा में लिखा गया है? सर, ये रेखा चित्र में लिखा है। बिल्कुल सही। यात्रा वृत्तांत, रेखा चित्र, ये सभी गौण विधाएं हैं। रेखा चित्र से मिलती जुलती एक विधा है संस्मरण, और प्रायः परीक्षा में रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर आता है और विद्यार्थी भ्रमित हो जाते हैं। संस्मरण का अर्थ होता है सम्यक स्मरण, जब लेखक अनुभव की गई घटनाओं का अथवा किसी व्यक्ति या वस्तु का मार्मिक वर्णन अपने स्मृति के आधार पर करता है तो वह संस्मरण कहलाता है। आज हम गणेश शंकर विद्यार्थी यह संस्मरण पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं इस संस्मरण के थोड़े से अंश का आदर्श वाचन करूंगा। इसके बाद आप सबसे पढ़वाया जाएगा। आप सभी को ध्यान से इसको सुनना है और इसके बाद इसके आधे अंश से प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको उत्तर देना है। इसके बाद पुनः पाठ पढ़ा जाएगा। तो आरंभ करते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी, भगवती चरण वर्मा। एक समय था जब उत्तर भारत में, विशेष रूप से उस उत्तर प्रदेश में जो उन दिनों संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, प्रताप नाम के हिंदी साप्ताहिक पत्र की धूम थी। भारतीय क्षितिज पर महात्मा गांधी के आविर्भाव के कुछ वर्ष पहले प्रताप का प्रकाशन कानपुर नगर से आरंभ हुआ था। उसका प्रकाशन मध्य भारत से आए हुए एक नवयुवक ने आरंभ किया था, जिसका नाम था गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी, इस नाम के साथ मेरी स्मृतियां अचानक ही जाग उठती हैं। आज जो कुछ मैं हूँ, मेरी जीवन धारा में, मेरे बाल्यकाल में मोड़ दिया। मैं सोच रहा हूँ क्या उसका समस्त ना भी सही तो थोड़ा बहुत, लेकिन महत्वपूर्ण श्रेय गणेश शंकर विद्यार्थी को नहीं है। इसके बाद आपको पढ़ना है। तो शैलजा, आप पढ़े इससे आगे। प्रायः 57-58 वर्ष पहले की बात है। तब मैं 13-14 वर्ष का बालक था और मुझ पर कविता लिखने का पागलपन सवार हुआ था। मैं उन दिनों कानपुर नगर में रहता था और नियमित रूप से प्रताप पढ़ा करता था, उससे प्रेरणा ग्रहण करता था। प्रताप में देशभक्ति के लेख छपते थे, देशभक्ति की कविताएं छपती थीं। बाल्यकाल की प्राण शक्ति से उल्लसित एवं उच्छ्वसित कुतूहल से युक्त मैं उन्हें पढ़ता था। छंदों का ज्ञान मुझे थोड़ा बहुत हो गया था। मैंने एक कविता लिख डाली। यह बात सन 1917 की है और उन दिनों में थियोसॉफिकल स्कूल कानपुर में 8वें दर्जे में पढ़ता था। स्वभावतः मेरे पास भाषा का अभाव था, शिल्प का ज्ञान नहीं था। अत्यंत अनगढ़ कविता थी वह मेरी।
लेकिन मेरे अंदर प्रबल अभिलाषा थी कि मेरी वह कविता प्रताप में छपे। मैं कानपुर के पटकापुर मोहल्ले में रहता था। प्रताप पत्र फीलखाना से निकलता था जो पटकापुर से मिला हुआ था। मेरे घर से प्रताप ऑफिस का फासला कुछ 3-4 फलांग का था, तो मैं अपनी वह कविता लेकर प्रताप ऑफिस पहुंच गया। प्रताप ऑफिस में घुसते ही एक बड़ा सा हॉल पड़ता था जिसमें उस समय 4-6 आदमी बैठे हुए काम कर रहे थे। एक व्यक्ति संभवतः अपने विचारों में खोया हुआ इधर उधर टहल रहा था। दुबला सा युवक, धोती और कमीज पहने हुए, मुख पर अधिकार की भावना। उस व्यक्ति को मैंने पहले भी देखा था। लोगों ने बतलाया था कि वह व्यक्ति गणेश शंकर विद्यार्थी है। उस व्यक्ति ने आगे बढ़कर मुझसे पूछा था, क्या काम है? हिचकिचाते हुए मैंने उत्तर दिया था, मैं अपनी कविता प्रताप में छपवाना चाहता हूँ। यह कहकर मैंने अपनी कविता उनके सामने बढ़ा दी। अब दिलीप कुशवाहा को पढ़ना है। उन्होंने हाल से लगे हुए एक कमरे की ओर इशारा करते हुए कहा था, उस कमरे में रमाशंकर अवस्थी बैठे हैं, उन्हें दे दो। और यह कहकर वह फिर अपने विचारों में खो गए थे। श्री गणेश शंकर विद्यार्थी से वह मेरा प्रथम साक्षात्कार था। निहायत उकड़ा हुआ और रूखा सा। करीब 3-4 महीने बाद मेरे नाम से प्रताप में एक कविता प्रकाशित हुई। भावना वही, छाप वही, लेकिन भाषा एक बार ही बदली हुई और मेरी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं। उस कविता के प्रकाशन के 2-3 महीने बाद मैं अपनी दूसरी कविता लेकर प्रताप पहुंचा। हाल में फिर गणेश शंकर विद्यार्थी से साक्षात्कार हुआ। उनका वही प्रश्न और मेरा वही उत्तर। इस बार उन्होंने मेरी कविता अपने हाथों में ले ली। उन्होंने उसे पढ़ा और मेरी पीठ ठोकते हुए कहा, शाबाश, बड़ी अच्छी कविता है, जाओ छप जाएगी। और मैं प्रसन्न मन चला गया। तीसरे या चौथे सप्ताह वह कविता प्रताप में प्रकाशित हुई। वैसी की वैसी, कहीं किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं। मैं कवियों की पंक्ति में आ गया था। अनिल, आप पढ़ें। इसके 2-3 साल के अंदर ही मेरा परिचय कानपुर के सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री विशंबरनाथ शर्मा कौशिक से हुआ। बालकृष्ण शर्मा नवीन प्रताप में आ गए थे। श्री राम शंकर अवस्थी मुझसे उम्र में 4-5 वर्ष ही बड़े थे और मैं इन लोगों के गुट में शामिल ही नहीं हुआ, बल्कि इस गुट का महत्वपूर्ण सदस्य भी बन गया था। श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रोत्साहन से कानपुर में हिंदी साहित्य की एक नवीन धारा का आविर्भाव हो रहा था। हम सब अपने को प्रताप परिवार का सदस्य समझते थे और हम सबके मानस गुरु थे गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी वह कानपुर शहर के राजनीतिक जीवन के प्राण थे। अत्यंत सरल और त्यागी, धन और वैभव से दूर, अपने दफ्तर के निकट ही तंग गली के एक छोटे से मकान में वह अपने समस्त परिवार के साथ रहते थे, जबकि उनके नाम से बड़े बड़े अफसर, रईस और पूंजीपति थर्राते थे। मझोले कद के दुबले पतले आदमी शक्ल से ही पता चल जाता था कि उनकी जिंदगी अभावों से लड़ने में ही बीती है, लेकिन उनकी लेखनी में ओज, उनकी वाणी में ओज, उनके समस्त व्यक्तित्व में ओज तथा प्राणों की कुशल की कठोरता थी। अभी शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 शिवपुरी से जतिन वर्मा भी इस कक्षा में जुड़ गए हैं। तो जतिन वर्मा, आपका स्वागत है। अब प्रश्नोत्तर का क्रम आरंभ करेंगे। देखो, इन प्रश्नों के माध्यम से ही इसकी पाठ की पुनरावृत्ति की जाएगी। तो पहला प्रश्न है, प्रताप साप्ताहिक पत्र किस स्थान से प्रकाशित होता था? कानपुर से। बिल्कुल सही। प्रताप के प्रकाशन का आरंभ किसने किया था? जतिन वर्मा, आपको बताना है।
गणेश शंकर विद्यार्थी ने। हाँ, बिल्कुल सही। दिलीप कुशवाहा को बताना है इस पाठ के लेखक का नाम क्या है, वे प्रताप ऑफिस क्यों गए थे। इस पाठ के लेखक का नाम भगवती चरण वर्मा है। वे प्रताप ऑफिस अपनी कविता को प्रताप पत्रिका में छपवाने के लिए गए थे। हाँ, लेखक जब पहली बार प्रताप ऑफिस पहुंचे तब क्या हुआ था, ये बताना है या आप बताएं। जी सर, जब वो पहली बार प्रताप ऑफिस पहुंचे थे तो ऑफिस में घुसते ही उन्हें एक बड़ा सा हॉल दिखा जिसमें उस समय 4-6 आदमी बैठे हुए काम कर रहे थे। एक व्यक्ति संभवतः अपने विचारों में खोया हुआ इधर उधर टहल रहा था। दुबला सा युवक धोती और कमीज पहने हुए, मुख पर अधिकार की भावना। उस व्यक्ति को लेखक ने पहले कभी देखा था और लोगों ने भी लेखक को बताया था कि वह व्यक्ति गणेश शंकर विद्यार्थी है। गणेश शंकर विद्यार्थी ने लेखक से पूछा कि क्या काम है, तो उन्होंने हिचकिचाते हुए उत्तर दिया कि मैं अपनी कविता प्रताप में छपवाना चाहता हूँ। ये कहकर उन्होंने गणेश शंकर विद्यार्थी को अपनी कविता दी तो उन्होंने हॉल से लगे हुए एक कमरे की ओर इशारा करते हुए कहा कि उस कमरे में रमाशंकर अवस्थी बैठे हैं, उन्हें दे दो। ये कहकर भी अपने विचारों में खो गए। हाँ, बिल्कुल सही। तो ये पहला परिचय था उनका। अगला प्रश्न है, कानपुर में लेखक का किन किन साहित्यकारों से परिचय हुआ, तो जतिन बताएं। यस सर, गणेश शंकर विद्यार्थी का कानपुर के सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री विशंबरनाथ शर्मा कौशिक, बालकृष्ण शर्मा नवीन और रमाशंकर अवस्थी। हाँ, इन साहित्यकारों से परिचय हुआ था। अगला प्रश्न है, गणेश शंकर विद्यार्थी के व्यक्तित्व की विशेषताएं बताइए, और ये शैल्या आपको बताना है। जी सर, गणेश शंकर विद्यार्थी वे कानपुर शहर के राजनीतिक जीवन के प्राण थे। अत्यंत सरल और त्यागी, धन और वैभव से बहुत दूर। वे अपने दफ्तर के निकट ही तंग गली के एक छोटे से मकान में समस्त परिवार के साथ रहते थे। वे साधारण कद काठी के थे एवं पहनावा भी उनका साधारण ही था। वे बेहद गंभीर थे और निर्भीक संपादक एवं संचालक थे। महान देशभक्त एवं समाज परिवर्तक थे और कुशल राजनीतिक एवं साहित्यकार थे। जैसे कि अंग्रेजों के शासन काल में कानपुर नगर से न सिर्फ उन्हें प्रताप का सफल प्रकाशन एवं संचालन किया, बल्कि निर्भीकता के साथ उन्होंने सरकार की गलत नीतियों, पूंजीपतियों द्वारा मजदूरों के होने वाले शोषण पर अपनी बात कही। हाँ, ठीक है। चलिए, यहाँ तो इन प्रश्नों का उत्तर हो गया। अब पाठ में हम आगे बढ़ते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह व्यक्ति अंदर से साहित्यकार थे। उनसे प्रेरित होकर ही मैंने विक्टर ह्यूगो के उपन्यास उस कच्ची उम्र में ही पढ़ डाले थे। क्रांतियों से संबद्ध साहित्य के वह विशेषज्ञ थे। विश्व की नवीन उभरती हुई धाराओं को वह स्वाभाविक रूप से आत्मसात कर लेते थे। सन 1921-22 में ही मैंने उनके प्रभाव से कार्ल मार्क्स, मैक्सवेनी एवं फ्रांस की राज्य क्रांति के प्रमुख व्यक्तियों पर लेख लिख डाले थे, जो उन्हीं दिनों प्रताप प्रेस से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका प्रभा में छपे थे। कविता के क्षेत्र से निकलकर मेरे गद्य साहित्य के क्षेत्र को अपनाने का श्रेय मूल रूप से गणेश शंकर विद्यार्थी को है। उन्होंने ह्यूगो के 2 उपन्यास का स्वयं अनुवाद किया था, जो आज तक प्रकाशित नहीं हो सका और जो संभवतः नष्ट भी हो गया है। उस समय मेरे ऊपर गणेश शंकर विद्यार्थी का एक आतंक सा था। जनजीवन को आलोड़ित करने वाले, सरकार को हिला देने वाले, वह अंदर से बहुत सरल और भोले थे। अति गंभीर दिखने वाले व्यक्तित्व में गजब की विनोद प्रियता भी थी। मुझे याद है कानपुर के फूलबाग की वह सभा, जिसमें उन दिनों एक सुप्रसिद्ध नेता कर्मवीर सुंदरलाल का भाषण हो रहा था। गणेश शंकर विद्यार्थी उस सभा में एक साधारण दर्शक की भांति एक किनारे खड़े थे। उनके साथ थे बालकृष्ण शर्मा नवीन, मैं और 2 अन्य व्यक्ति। सुंदरलाल जी का भाषण बड़ा ओजपूर्ण था। जब सुंदरलाल जी अपने भाषण के एक अंश पर आए तो गणेश जी ने, हम लोग उन्हें हमेशा गणेश जी कहते थे, मुस्कुराते हुए कहा, अब सुंदरलाल जी रोने लगेंगे। यह कहकर वह थोड़ा सा पीछे हटे और तभी सुंदरलाल जी बिलक बिलक कर रोने लगे। जो कुछ मैं आज हूँ वह मेरी आंतरिक प्रवृत्तियों की उपज तो अवश्य है,
लेकिन उसके विशिष्ट रूप ग्रहण करने में बाह्य परिस्थितियों का बहुत बड़ा योगदान है। यदि मैं बाल्यकाल में ही गणेश शंकर विद्यार्थी के संपर्क में ना आ गया होता तो मैं कोई दूसरा ही व्यक्ति होता। मुझे यह अनुभव हो रहा है, यह न झुकने और दबने की प्रवृत्ति, यह दूसरों पर सरल सहज विश्वास, यह जिसे मैं सत्य और न्याय समझता हूँ, उस पर अडिग आस्था, जिन्हें मैं जीवन भर ढोने का प्रयत्न करता हूँ। ऐसा लगता है कि मुझे यह सब उनसे ही विरासत के रूप में मिले हैं। वैसे उनका घनिष्ठ मित्र या प्रिय शिष्य बन सकना तो मेरे लिए संभव न था। राजनीति में मेरे लिए आ सकना भी संभव न था, जबकि गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने अपने अंदर वाले साहित्य और कला को तिलांजलि देकर राजनीति के क्षेत्र को पूरी तरह अपना लिया था। फिर भी मुझे लगता है कि मेरे निर्माण में उनका बहुत बड़ा प्रभाव रहा है, मेरे अनजाने ही। आज जब मैं अपने बीते हुए जीवन का विवेचन करता हूँ, तब मुझे लगता है कि गणेश शंकर जी मुझे हर तरह की सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं। यह बात दूसरी है कि अपनी आंतरिक प्रवृत्ति के कारण मैंने ही उनके सामने हाथ नहीं फैलाया। इसके प्रमाण में मैं एक घटना का उल्लेख करने का लोभ संवरण न कर सकूँगा। सन 1924 में मैंने इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की। तब मेरे सामने विश्वविद्यालय में प्रवेश करने का प्रश्न आया। कानपुर में जो डिग्री कॉलेज थे वे प्रांतीय सरकार की नई शिक्षा पद्धति के कारण तोड़ दिए गए थे। स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा केवल विश्वविद्यालयों में सीमित कर दी गई थी। संयुक्त प्रांत में उन दिनों 4 विश्वविद्यालय थे। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थापित होकर महत्वपूर्ण बन चुका था। मेरी आर्थिक अवस्था इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं आसानी से कानपुर के बाहर जाकर किसी विश्वविद्यालय में प्रवेश ले सकूं। गणेश शंकर जी ने मुझे काशी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने की सलाह दी, क्योंकि वहाँ कुछ ऊपरी काम मिल जाने की संभावना थी। राय कृष्णदास उन दिनों बनारस के प्रभावशाली रईस समझे जाते थे। गणेश जी की उनसे मित्रता थी। संभवतः प्रताप के प्रकाशन में वह गणेश जी के सहायक भी थे। उन्होंने राय साहब के नाम से व्यक्तिगत पत्र देकर मुझे काशी भेजा था। यह बात दूसरी है कि किन्हीं कारणों से काशी में बात नहीं बनी और मैंने प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। रजनीश, आप पढ़ें। यस सर। मध्य भारत के एक बहुत साधारण मध्य वर्गीय कायस्थ परिवार से श्री गणेश शंकर विद्यार्थी को जन्म हुआ था। देश के अन्य महान नेताओं की भांति वह पारिवारिक चिंताओं में मुक्त नहीं थे। शायद वह मेरी ही भांति परिस्थितियों से विस्तृत एवं संघर्षित थे। उनमें उमंग और उत्साह था, महत्वाकांक्षाएं थीं और सम वहाँ उन्होंने 2 सहयोगी मिल गए थे, श्री नारायण प्रसाद अरोड़ा और पंडित शिव नारायण मिश्र। आज कानपुर वाले भी इन दोनों के नाम भूल से गए हैं, लेकिन अपने जीवन काल में यह दोनों कानपुर के नागरिक जीवन की महत्वपूर्ण हस्तियों थी। गणेश शंकर विद्यार्थी समुदाय में इन दोनों का बहुत बड़ा हाथ था और इन 3 आदमियों ने प्रताप की स्थापना की थी। वैसे सक्रिय रूप में प्रताप में गणेश शंकर विद्यार्थी का ही हाथ था। बाद में कुछ मतभेद के कारण श्री नारायण मिश्र अरोड़ा प्रताप से अलग हो गए थे। कानपुर औद्योगिक नगर है। अनगिनत मिलें वहाँ धुआं उगलती रहती हैं। गुलामी के काल में उस अंचल में रहने वाले हजारों भूखे व्यक्ति रोजी कमाने के लिए कानपुर की ओर भागते थे।
उस समय कानपुर की प्रमुख समस्या मजदूरों की समस्या थी। समाजवाद का नाम तो लोगों को तो मालूम ही नहीं था। वह नाम तो रूस की राज्य क्रांति के बाद ही लोगों को मालूम हुआ। लेकिन समाजवाद की भावना से गणेश जी अवश्य प्रेरित थे और उन्होंने मजदूरों के संगठन का काम भी अपने ऊपर ले लिया था। समस्त देश की सुस्पष्ट समस्या अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति पाने की थी। उस गुलामी को दूर करने के लिए क्रांतिकारियों का एक छोटा सा किंतु महत्वपूर्ण दल भी अपने प्राणों की बाजी लगाकर काम कर रहा था। उस दल को पैसों के लिए कानपुर का मुंह देखना पड़ता था, जो प्रांत का औद्योगिक एवं व्यापारिक केंद्र था। वे क्रांतिकारी गणेश शंकर विद्यार्थी की शरण में आते थे, क्योंकि वह कानपुर के प्रमुख नेता थे और दूसरों से मांग जांच कर तथा प्राय अपना ही पेट काट कर वह उन क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता देते थे। आज मैं सोच रहा हूँ कितनी बला की प्राण शक्ति थी उनमें। प्रताप भारतवर्ष का एक अति शक्तिशाली साप्ताहिक पत्र बन गया था। श्री गणेश शंकर उस पत्र के संपादक एवं संचालक दोनों ही थे, तो उस पत्र का संपादन एवं संचालन करना, मजदूरों के संगठन में पूरी तरह अपने को झोंक देना, क्रांतिकारियों की जी तोड़ सहायता करना और अनेक आंदोलनों में भाग लेकर जेल जाना आदि कार्य उनकी इसी प्राण शक्ति के प्रमाण थे। एक धुंधली सी याद मुझे संयुक्त प्रांत की काउंसिल के उस चुनाव की है जिसमें कांग्रेस हाईकमान ने गणेश जी को कानपुर के अत्यंत संपन्न और प्रभावशाली पूंजीपति के मुकाबले खड़ा कर दिया था। कहा जाता है कि उन पूंजीपति महोदय ने उस चुनाव में 2.5-3 लाख रुपए खर्च किए थे। आज वे 2.5 लाख रुपए 25 लाख के बराबर हैं और गणेश शंकर विद्यार्थी उनसे करीब 1 लाख वोटों से जीते थे। जनता का अडिग विश्वास था उनके ऊपर। जय हिंद। स्पष्ट है कि लेखक ने गणेश शंकर विद्यार्थी से जुड़े अपने बीते समय के अनुभव को साझा किया है। गौरा रेखा चित्र और इस संस्मरण के आधार पर इन दोनों विधाओं में अंतर स्पष्ट हो जाता है। अब इनके अंतर को हम संक्षेप में देख लेते हैं। रेखा चित्र में सामान्य से सामान्य व्यक्ति के बारे में लिखा जाता है। वह व्यक्ति काल्पनिक भी हो सकता है, जबकि संस्मरण किसी विशेष व्यक्ति का ही होता है। रेखा चित्र चरित्र प्रधान होता है, जबकि संस्मरण वास्तविक होता है, वह यह यथार्थ प्रधान होता है। रेखा चित्र में लेखक पूर्णतः तटस्थ होता है, जबकि संस्मरण व्यक्तिपरक होता है, अर्थात लेखक भावनात्मक रूप से उस व्यक्ति से जुड़ा होता है। तो यह था रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर। अब आपसे प्रश्न पूछते हैं। भगवती चरण वर्मा ने गणेश शंकर विद्यार्थी से प्रभावित होकर किस प्रकार का साहित्य पढ़ा? चलिए शैलजा, आप उत्तर दें। यस सर। गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने अंदर से उच्च साहित्यकार थे, तो उनसे प्रेरित होकर ही भगवती चरण वर्मा ने विक्टर ह्यूगो के उपन्यास सच्ची में पढ़ डाले थे और क्रांतियों के संबंध साहित्य के वह विशेषज्ञ थे और मार्क्स मैक्सविनी एवं फ्रांस की राज्य क्रांति के प्रमुख व्यक्तियों के लेख भी पढ़े थे। हाँ, अगला प्रश्न है कि प्रताप के जो संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी, क्रांतिकारियों की किस प्रकार से सहायता करते थे? अनिल। यस सर। वह क्रांतिकारियों की सहायता मांग जांच कर तथा प्राय अपना ही पेट काट कर वह उन क्रांतिकारियों को आर्थिक एवं नैतिक सहायता देते थे। हाँ, यानी पैसे की भी मदद करते थे, दूसरों से पैसा मांगते थे, अपना खर्च काटकर भी, और उनकी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहयोग किया करते थे। अगला प्रश्न है, मजदूर कानपुर क्यों जाते थे?
कौन बताए? हाँ बताएं। सर हाँ बताओ, अनिल बोलो। सर वह अपनी रोजी कमाने के लिए कानपुर जाते थे। हाँ, क्योंकि कानपुर एक औद्योगिक नगर था और इसी कारण कानपुर की ओर क्रांतिकारियों का भी रुख रहता था कि वहां से उन्हें देश की आजादी के आंदोलन के लिए धनराशि प्राप्त हो सके। विद्यार्थी जी पत्रकारिता के अतिरिक्त किन किन गतिविधियों में संलग्न रहते थे? इसका उत्तर कौन देगा? विद्यार्थी जी पत्रकारिता के अतिरिक्त और कौन कौन सी गतिविधियों में लगे रहते थे? शैलजा। सर मैं हाँ बताओ। गणेश शंकर विद्यार्थी जी कानपुर नगर से प्रताप नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन एवं प्रकाशन करते थे। वे पत्रकारिता के साथ साथ वे अन्य अनेक गतिविधियों में भी बढ़ चढ़ कर भाग लेते, जैसे कि वे कानपुर शहर के राजनीतिक जीवन के प्राण थे। वे एक कुशल राजनीतिज्ञ थे। उन दिनों कानपुर की प्रमुख समस्या मजदूरों की समस्या थी, तो समाजवादी भावना से प्रेरित होकर गणेश जी ने मजदूरों के संगठन का काम भी अपने हाथों में ले लिया और इसके लिए उन्होंने कई बार जेल भी जाना पड़ा था। वे भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे क्रांतिकारियों को आर्थिक एवं नैतिक सहायता भी प्रदान करते थे। तो वे साहित्यकार भी थे और जीवन पर्यंत वे इन गतिविधियों से जुड़े रहे। बिल्कुल सही। तो इस तरह से यहाँ पर ये संस्मरण पूरा होता है। इस संस्मरण से आप प्रेरणा लें और भी महापुरुषों के संस्मरणों को पढ़ें और इस विधा में स्वयं लिखने की ओर प्रवृत्त हों। अब अगले वीडियो के साथ मैं पुनः उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।